हेलो नमस्कार भाइयों, कैसे आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी में जुटे जुटे होंगे, ठीक है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रोजगार वितरण की टैब पर हर संडे को वीकली मॉक टेस्ट होता है, जिसमें दिल्ली पुलिस का भी होता है। तो उसमें जो दोस्तों आज मॉक टेस्ट आया था, तो उसके मैथ की आज सॉल्यूशन देखने वाले हम। उसके 15 क्वेश्चन से सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। मतलब एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपने वो मोड नहीं लगाया है या आप उसे नहीं लगाते हैं तो आप उसे लगाना स्टार्ट कर दीजिए। इससे हमको अपने बारे में पता चलती है कि हम कितने तैयार हैं अभी एग्ज़ाम के लिए, और कितना हमें अभी और तैयार होना है, ठीक है। इससे हमें ये सब पता चलता है। साथ में दोस्तों टाइम मैनेजमेंट भी होता है इससे। अगर हम बार बार टेस्ट देंगे तो हमारा टाइम स्पीड जो है वो बढ़ने लगती है, जिससे कि हमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए अगर आपने एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों, आज हम इसके 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं बहुत अच्छे से, जिससे कि आपको ये बहुत मतलब एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम मोटा मोटा देख लें, मेरे 100 में से 69.5 नंबर आए हैं। और जब मैंने टेस्ट दिया था तो 120 बच्चे दिए थे जब तक, और मेरी 8 रैंक थी। दोस्तों, आज मेरी सबसे ज़्यादा दुख है क्योंकि 14 क्वेश्चन गलत हुए इसमें से। जब मैंने बाद में एनालिसिस किया है तो 14 में से 6 क्वेश्चन तो दोस्तों ऐसे थे जो मतलब मैंने जल्दी जल्दी में गलत कर दिए। जैसे हम कर नहीं देते कि मान लो क्वेश्चन पढ़ा कि भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, उसकी मतलब इस तरीके से बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं। आप तो साथ में अगर मॉड देंगे तो इस सब की जानकारी हो जाए दोस्तों। 6 क्वेश्चनों में सही हो जाते तो लगभग 76-77 के पास नंबर आ जाते मेरे, ठीक है। तो मतलब ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि आते हुए क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए। तो आज मुझे उसी चीज़ का थोड़ा दुख है क्योंकि मैं आज और बेहतर हो सकते थे, ठीक है। लेकिन चलो कोई नहीं, अगले में कोशिश करेंगे। गलती हुई थी, आगे से कोशिश करूँगा कि गलती ना हो। और दोस्तों, आप भी ऐसे ही अपने टेस्ट का एनालाइसिस जरूर किया करें कि क्या आपने क्या गलती की और कैसे इसे सुधार करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लंबी ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दोस्तों एलसीएम एचसीएफ से था। इसमें है कि P बराबर 2 की घात 3 गुना 5 की घात 8 और Q बराबर 3 की घात 5 गुना 7 की घात 3 है, तो P और Q का लेस है, ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो लेसे निकालने की क्या करते हैं हम। लेसे में दोस्तों वो ही आंसर हो जाता है। मान लो जैसे एल एस है तो 2 की पावर 3 है। अब देखेंगे इसमें 2 की पावर 3 है, जोन सी दोस्तों दोनों में देखते। मान लो 2 की पावर इसमें 3 है, इसमें होती 2 की पावर 5, तो हम 2 की पावर 5 को ले लेते, मतलब बड़े से बड़े को लिया जाता है। लेकिन अब इधर 2 की पावर 3 है और इधर 2 की पावर है नहीं, तो हम 2 की पावर को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो 3 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो 3 यहाँ से ऐसा का ऐसा लिख लिया, मतलब बड़ी से बड़ी पावर को लेते। अब 5 5 इधर है तो इधर नहीं, तो 5 भी ले लिया, ठीक है। और 7 7 इधर नहीं है तो 7 भी ले। लेकिन अगर ये मैं से पूछता दोस्तों, तो मैं से हम वो चीज़ देते हैं जो दोनों में कॉमन हो। जैसे 2 की पावर 3 इसमें तो 2 की पावर इसमें भी होनी चाहिए। अगर इसमें मैं से पूछता दोस्तों, एक आएगा इसमें में से, ठीक है। तो एलसीएम में तो हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं, ठीक है, चाहे वो कॉमन हो या ना हो। मान लो अगर मैं से में हम लिखते हैं वो संख्या जो दोनों में कॉमन होती है, ठीक है। तो ये तो पहला क्वेश्चन। आप अगर जब जब आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये पहला वाला। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये थैले वाले सिक्कों वाला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। इसमें एक थैले में 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के सिक्के के रूप में, 1 के सिक्के हैं दोस्तों, 2 के सिक्के और 5 के सिक्के हैं, के रूप में 840 रुपये हैं। उसके पास टोटल जो है 840 रुपये हैं दोस्तों इन 3 सिक्कों के, ठीक है। अब उसने कहा 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के सिक्कों का जो अनुपात है, सिक्कों का अनुपात कितना है दोस्तों, 8 1 और 5। तो दोस्तों क्योंकि हमें मूल्य जो दिया है वो रुपये में दिया है, तो हमें भी इनका अनुपात रुपये में निकालना होगा। तो रुपये में अनुपात दोस्तों, एक एक सिक्के 1 रुपये का 1 सिक्का है और ऐसे 8 सिक्के हैं, तो कितने रुपये हो गए 8। भाई 8 सिक्के हैं 1 1 रुपये थे, तो टोटल रुपये कितने हो जाएंगे 8। एक सिक्का है 2 रुपये का, तो रुपये कितने हो रहे 2, ठीक है।
5 सिक्के हैं 5-5 रुपये जो, तो कितने हो रहे 25 रुपये। ये अनुपात दे रहा था, ठीक है दोस्तों। उसने सिक्कों का अनुपात दिया था, हमने रुपये का अनुपात निकाल लिया। अब रुपये का अनुपात क्यों निकाला हमने, क्योंकि उसने रुपये में ही जो हमको टोटल अमाउंट दिए वो रुपये में ही दिए, ठीक है। तो अब हम इसे यहाँ से काट कर लेंगे। जैसे टोटल रुपये उसने कितने दिए 840, हमारे हिसाब से टोटल रुपये कितने बने 8 और 2 10 और 25 35, हमारे हिसाब से टोटल रुपये बने 35। उसने पूछा थैले में 5 के कितने सिक्के हैं, तो 5 के कितने सिक्के हैं दोस्तों 5, यानी कि 5 की वैल्यू पूछी उसने, यानी कि वो 5 की वैल्यू पूछना चाहता है। तो अब यहाँ से दोस्तों काट पीट कर लेंगे, 5 से कट जाएगा 7 बार और 7 से कट जाएगा दोस्तों 12 बार, ठीक है 120 बार। तो यानी कि 5 की जो सिक्के हैं वो कितने 120 सिक्के 5 रुपये के हैं उसमें, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 120 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, इसमें है कि 7500 रुपये पर निम्न में से किसमें अधिकतम छूट मिलेगी। ये पूछना चाहते हैं दोस्तों कि 5-5% की हम 2 छूट लें, 10% की 8 छूट लें, या 8 और 2 की 2 छूट लें, यानी कि किसमें सबसे ज़्यादा छूट मिलेगी हमें। तो हमें पहले निकालनी होगी इनकी एयरटेल छूट, इसमें तो एयरटेल छूट देगा कि दोस्तों, इनकी एयरटेल छूट निकालनी होगी हमें। तो ऐसे इनका एयरटेल छूट निकालने के लिए क्या है, 2 छूट दिए दोस्तों, पहले वाले में 2 छूट हैं, पहले में 2 छूट हैं 5% और 5% की। तो इसकी एयरटेल छूट निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 + 5 - 5 × 5/100। दोस्तों ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, A + B - AB/100, ये एयरटेल छूट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। 5 या 5 10 माइनस 5 हुए 25/100, ठीक है। तो दोस्तों ये 100 का भाग देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो हैं तो पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी कि 10 - 0.25। भाई जब 2 जीरो नीचे हैं तो 2 पॉइंट इधर लग जाएंगे, तो इधर से 2 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जब 10 में से 0.25 जाएगा तो कितना बचेगा 9.75, यानी कि जो पहली छूट है दोस्तों वो 9.7%, 9.75% की पहली छूट है। अब दूसरी छूट तो उसने दी रखी है दोस्तों 10% की है, दूसरी छूट 10%। जब तीसरी और निकाल लेते हैं, तीसरी उसने एक तो 8 + 2 - 8 × 2/100, ठीक है। अब 8 और 2 10 - 8 दूनी 16/100, तो ये हो जाएगा दोस्तों 10 - 2 पॉइंट फिर से इधर आ जाएगा, 2000.86, यानी जब 10 में से जाएगा तो बचेगा दोस्तों 9.84, ठीक है। तीसरी जो छूट है इतनी जाएगी, पहली छूट है दोस्तों 9.75 की, दूसरी छूट है 10 की, और तीसरी छूट है 9.84 की। तो सबसे बड़ी छूट कौन सी है, उसने पूछा किसमें अधिकतम छूट मिलेगी, तो सबसे अधिक छूट तो दोस्तों इसमें मिलेगी ना उसको 10% की। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सेकंड वाला सही है, ठीक है। यानी 10% को सबसे अधिक छूट मिलेगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, तीसरा देख ले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। 240 मीटर लंबी ट्रेन 360 मीटर लंबे सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति। दोस्तों मान लो ये एक ट्रेन है, ठीक है, इसकी 240 मीटर लंबी है ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे एक सुरंग है 360 मीटर लंबी, 360 मीटर लंबी, ये इसको पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में वो कितना 30 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। तो उसने बोला ट्रेन की गति, यानी कि चाल बराबर सूत्र है दोस्तों, चाल बराबर दूरी/समय। तो दूरी कितनी है दोस्तों, भाई 240 ये, क्योंकि हम पार कर मानेंगे रेलगाड़ी को, जब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे पूरी निकल जाएगी, यानी कि जब वो ऐसे पार करते दोस्तों उससे अपनी चाल अपनी दूरी प्लस सुरंग या किसी पुल की दूरी चलनी होती है, यानी टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की उसे चलनी पड़ेगी। और टोटल दूरी कितनी है 240 और 360, यानी कि 600, 600 बटे समय कितना है 30 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0
3 से 20 बार दोस्तों। लेकिन ये 20 जो आया है ये आया है मीटर प्रति सेकंड में। उसने पूछा है दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए क्या करेंगे हम, किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए हम इसमें 20 में गुना कर देंगे दोस्तों 18/5 की किलोमीटर में बनाने के लिए। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में बन के आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 5 से 4 बार 18×4 = 72, यानी कि उसकी जो चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट। इसमें एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों के, यानी जितने उसमें वैध मत पड़ी हैं उसका 70% मत मिले यदि कुल मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया हो, और मतों की कुल संख्या कितनी दी है दोस्तों, 64 के पीछे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या दोस्तों, टोटल वोट कितने पड़े इतने, जिसमें से 20% तो अवैध थे यानी खराब वोट है ये। तो सही वोट कितने होंगे, 80/100। भाई जब 20% मत खराब है तो 80% सही होंगे। तो अब हमने ये 80/100 यानी कि इतने में से 80/100 मत वोट जो हैं वो ठीक थे, उनमें से भी उसने 70% वोट प्राप्त किए हैं। तो यानी कि इसका भी हमें 70% निकालना होगा, 70/100। ठीक है, अब यहाँ से काट पीट कर देंगे तो दोस्तों इससे पता चल जाएगी इससे कितने वोट मिले। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, 7/56। तो दोस्तों 56 की इसमें गुना कर देंगे, 6 जी 1 जी 2 जी, 6 चौक 24 4, 2 हासिल, 6 छीन 36 और 2 38। अब 5 की डाल दो दोस्तों, 2 जीरो, 5 चौक 20 जीरो, 2 हासिल 2 32। ठीक है, जीरो 4 8 3 2 5 और 3, यानी 3,58,400 वोट उसे मिले होंगे दोस्तों इस चुनाव में। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये 3,58,400। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 4 छोटे समान गोले बनाए जाते हैं, तो इन गोलों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जब दोस्तों एक 3D फिगर से दूसरी 3D फिगर बनाई जाती है तो उनके जो आयतन है वो समान रहते हैं, यानी कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यों। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा गोला है तो इसकी त्रिज्या मान ली r²। ठीक है, 4 समान अर्धगोले बनाए जाते हैं, तो यानी 4 गुना अर्धगोले का आयतन का सूत्र है दोस्तों 2/3 पाई आर क्यों। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जब भी आप इन सवालों को कर पाओगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आसान होते हैं, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे उसने कहा है हमने ऐसे कर लिया, यानी कि इनके आयतन बराबर कर लिए। ठीक है, अब यहाँ से 4/3 पाई आर, इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, त्रिज्या कितनी दी है 7 सेंटीमीटर, तो आर की बराबर 3 है, तो यानी 7 को 3 बार लिखना होगा। ठीक है, ये आ रहा है बराबर 4, क्योंकि मुझे 4 छोटे समान गोले बनाए जाते हैं, 4 गुना 2/3 गुना पाई। अब दोस्तों गोलों की त्रिज्या, यानी जो छोटे गोले इनकी त्रिज्या पूछे, तो यानी आर की पावर 3 ये पूछा है। इस पाई से दोस्तों ये पाई कट जाएगा, इस 3 से ये 3, इस 4 से दोस्तों ये 4 कट जाएगा। ठीक है, दोस्तों ये भी अर्धगोल आया तो ये 2/3 हो रहा है, इसके फॉर्मूले मैंने 100 भी गलत पढ़ लिया है। इसे 7 सेंटीमीटर एक अर्धगोले को पिघलाएगा, 4 छोटे समान गोले बनाए जाते हैं। दोस्तों ये थोड़ी गलत हो रहा है, मैंने गलत पढ़ लिया। इसमें क्या अर्धगोले को पिघलाकर, यानी 2/3, यहाँ तो आएगा 2/3, और समान गोले बनाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आएगा 4/3। ठीक है, यहाँ पे 4/3 आएगा ये। इस लाइन को दोबारा कर लेते हैं कि 2/3 पाई, इस आर की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 गुना 7 गुना 7 बराबर 4 गुना
ठीक है। यहाँ पे 4/3 आएगा, क्योंकि दोस्तों ये तो अर्धगोला है, तो इसका सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और ये पूरा गोला है, ये बोला ना समान गोले बनाए जाते हैं, यहाँ पे अर्धगोले नहीं बोला, गोले बोला है, तो इसका सूत्र है 4/4/3 पाई आर क्यूब। और इसकी वैल्यू पूछे त्रिज्या, तो ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों पाई से ये पाई कट जाएगा, इस 3 से ये 3, इस 2 से ये 2 कट जाएगा दोस्तों 2 बार, ठीक है। तो ये 7×7×7/2×4, ठीक है, बराबर आर की पावर क्यों। दोस्तों जब ये इधर से हटेगी तो इधर बन जाएगा घन, घन बन जाएगा, यानी कि 3 7 में से 8 7 आ जाएगा बाहर। और दोस्तों ये 4 दूनी 8, 8 किसका होता है 2, यहाँ से निकल के आ जाएगा 8 2, ठीक है। यानी कि आर की वैल्यू आ रही 7/2। और जब 2 से हम इसमें बाहर देंगे कितना आ जाएगा 3.5, 3.5 सेंटीमीटर, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वैसे इसमें क्या है, फॉर्मूला टू फेलर और फॉर्मूला आपको याद है दोस्तों, तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लोगे, वरना आप इसे नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का है, सरलीकरण इसे आप खुद से कर लेना, क्योंकि इसमें टेबल और टेबल गुना बाहर है, ठीक है। आपको इसे बोर्ड मास जो रूल होता है उसके हिसाब से सॉल्व करना होगा, इसमें मतलब आप इसमें बहुत ध्यान से करना होता है ये सवाल, ठीक है। तो आप इसे खुद से कर लेना, क्योंकि इसमें समझाने जैसे कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों ये 8 जो क्वेश्चन है थोड़े अच्छा लेवल का था, जिसने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा सिर्फ वो ही इस सवाल को कर पाए। और इसमें क्या है 8 2 3 पी 2 और क्यों 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जब कोई संख्या 7 11 और 13 से विभाजित होती है तो वो किस फॉर्मेट में लिखी होती है, एक्स वाई जेड। अगर दोस्तों कोई संख्या इन तीनों से कट रही है एक साथ, तो वो इस फॉर्मेट में लिखी होगी, कि कौन से फॉर्मेट में, एक्स वाई जेड, यानी कि जो ये 3 संख्या लिखी हैं वो यहाँ पर रिपीट होंगी, ठीक है। समझ गए ना, मतलब अगर कोई संख्या 7 11 और 13 से विभाजित होती है तो वो संख्या एक्स वाई जेड इस फॉर्मेट में लिखी होगी। यानी कि जैसे यहाँ पे 8 2 3 है, तो यहाँ पे भी 8 2 3 ही होगा। इसका मतलब यह है कि जैसे एक्स वाई जेड यानी 823, और यहाँ पे भी 823 ही होगा, यानी कि पी की वैल्यू तो आ जाएगी 8 और क्यू की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। 8 2 3 8 2 3, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं ना आप, इसको कि फॉर्मेट मतलब सेम रहता है। जैसे पहली संख्या यहाँ पे 3, जैसे 823 लिखी है तो यहाँ पे भी 823 ही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब पी की वैल्यू आ रही 8 और क्यू की वैल्यू आ रही 3। अब उसने पूछा पी माइनस क्यू का मान ज्ञात कीजिए, तो पी है 8 और क्यू का मान है 3, तो इन दोनों का अंतर पूछा, 8 में से 3 गए तो 5 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना होगा कि अगर कोई संख्या 7 11 और 13 से विभाजित है तो वो इस फॉर्मेट में लिखी होगी, एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में लिखी होगी वो संख्या 100%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत मतलब उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, ठीक है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है 3600 मीटर लंबे ट्रैक को अनुदिश एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। मान लीजिए कि वे एक ही समय और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। यानी दोस्तों एक गोला है 3600 मीटर का, वो एक ही दिशा में और एक ही टाइम पर दौड़ना शुरू करते हैं। तो उसने पूछा तो वे फिर से शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, यानी कि एक साथ तो वे दौड़े, अब वो दोबारा कब मिलेंगे, कि इतने टाइम बाद वे एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो इसका क्या है, समय बराबर दूरी कितनी दोस्तों 3600 की। भाई एक गोला 3600, एक चक्कर पे 3600 मीटर का है ना, तो 3600 बटे 4। अब दोस्तों क्योंकि ये एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों, तो इनकी चालों का अंतर भी सापेक्ष चाल हो जाएगी, तो 45 माइनस 27 ये इसकी चाल हो जाएगी, ठीक, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों। तो हो जाएगा
8 और 18 यानी 18, ठीक है। अब चूंकि दोस्तों मीटर में है, किलोमीटर में, तो इसे मीटर में बनाने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे और ये 18 पहुंच जाएगा ऊपर, तो गुना 18, ठीक है। इस 18 से 18 कट जाएगा दोस्तों, 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 2 10 0, यानी कि 720 सेकंड बाद वे एक दूसरे को दोबारा से मिलेंगे, ठीक है। ये 720 सेकंड बाद, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाए 720 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों से अनुपात इतना है। यानी दोस्तों 400 कर्मचारियों, उसमें से 5 तो हैं मैन और 3 वुमेन, यह अनुपात है इनका। तो इनकी संख्या निकालने के लिए टाइम 5 और 3 8, ठीक है। 8 से 8 पंजे 40, यानी 8 यूनिट की वैल्यू आ रही 50। तो इसमें पुरुष कितने होंगे दोस्तों, मैंने इसमें 250, भाई 5 की गुना इसमें कर दी, और 3 की रहेंगे 150, यानी 150 महिलाएं हैं और 250 उसमें पुरुष हैं, ठीक है। अब उसने फैक्ट्री में इतने नियमित कर्मचारी हैं, तो यानी 400 में से जो 87.5% केवल ये ही नियमित है, यानी कि ये ही लगातार आते हैं, बाकी नियमित नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों इनकी वैल्यू 1 जीरो नीचे आ जाए, 2 जीरो से ये जीरो, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5 से 5 1 5, 5 7 35, 5 बार 25, तो हो जाए 2 पंजे 10 की जीरो, हाजिर 7 दिन 14 15 5 हाजिर, यानी 450 में से 350 कर्मचारी ऐसे हैं जो नियमित हैं, ठीक है। उसने कहा है 92% पुरुष नियमित कर्मचारी हैं, यानी 250 पुरुष हैं टोटल, भाई पुरुष कितने 250, इनमें से 92% ही नियमित हैं, तो 92 की वैल्यू निकाल लेंगे, 92%, ये कर दिया जीरो, 2 से 2 चौक 8 और 2 छिक्की 12, 2 पंजे 10, अभी 5 से 5 बार, 5 6 30 से जीरो, 3 हासिल, 5 4 20 और 3 23, यानी 250 में से 230 पुरुष ही ऐसे हैं जो नियमित हैं, बाकी जो 20 बच्चे दोस्तों पे अनियमित है, मतलब कभी आते हैं कभी नहीं आते। टोटल फैक्ट्री में देखें तो 350 नियमित है, जिनमें से 230 तो पुरुष ही नियमित हैं। तो महिला देख लो, महिलाएं कितनी नियमित हैं, ठीक है। तो 350 में जो 250 जीरो, 5 में 3 ये 2 8, यानी 820 महिलाएं दोस्तों नियमित हैं। अब उसने यही पूछा है कि नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, तो टोटल महिलाएं कितनी हैं, यहाँ से देखते हैं दोस्तों। टोटल महिलाएं 150 थी, 150 में से 820 नियमित हैं, तो 820/150, क्योंकि उसने परसेंटेज पूछा तो गुना कर देंगे 100 से। भाई 150 में से 820 महिलाएं नियमित हैं और परसेंटेज निकालने के लिए गुना कर दी 100 की, ठीक है। अब इस जीरो से 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 से कट जाए दोस्तों 20 बार, 20 चौक 80, यानी कि 80% महिलाएं ऐसी हैं जो नियमित है। उसने यही पूछा है दोस्तों, ये देखो कि कितनी नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, तो कितना प्रतिशत है 80%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि यदि 28,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में किसी दर पर साधारण ब्याज 27,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से 255 रुपये अधिक है, यानी कि 28,000 गुना 3 वर्षों में कोई दर होगी दोस्तों, रेट कुछ भी हो सकती है, हमने आर मान ली जो हमें निकालनी है, बटे 100, यानी कि 28,000 रुपये पर 3 वर्षों में इतना साधारण ब्याज मिलता है। भाई साधारण ब्याज, जब हम साधारण ब्याज निकालते हैं कैसे निकालते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ठीक है। उसने कहा है इतने से ये 255 अधिक है, यानी कि इनका जो अंतर है, भाई अधिक का मतलब दोस्तों अंतर भी तो हो रहा है, जैसे हम कह रहे हैं ये 5 है और ये 2 है, तो ये 3 अधिक है इससे, तो मतलब अंतर भी तो है 3 जो है। उसने कहा ये जो है इससे 3 अधिक है, यानी कि 3 अंतर है वो, तो इसका हम अंतर निकालिए। इसका ब्याज कितना आ जाए, साधारण ब्याज 27,000 गुना, ये भी 3 वर्षों के लिए है, 3 गुना वो ही दर है, ठीक है दोस्तों, बटे 100,
इनका अंतर कितना दिया है दोस्तों, 225 रुपये बराबर 225, ठीक है, बराबर 225। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ जाए 3 जीरो, 3 बटे 24 4, 2 3 6 7 8, 840 R, ठीक है, 840R माइनस 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे दोस्तों, 3 3 37 8, 2 3 6 7 8, 810R बराबर 225। दोस्तों 840 में से जब 810 जाएंगे कितने बचेंगे, 30R बराबर 225। तो R की वैल्यू आ जाए 225/30, 5 से डाल ले, 5 छन 30 और 5 चौट 20 और 5 25, यानी R की जो वैल्यू है दोस्तों 45/6 आ गई, ठीक है। अब उसने पूछा है, उसने कहा है कि तो उसी दर पर, यानी जो दर हमने निकाली है कितनी, 45/6, उसी दर पर 35,500, ठीक है, उसी दर पर 35,500 रुपये जो राशि है इतने वर्षों में, यानी 5 दूनी 10 और 3 13/5 वर्षों में, उसी दर से, वो दर कितनी दोस्तों 45/6 की, साधारण ब्याज कितना होगा, तो यानी 100, ठीक है। ये वाले सूत्र में रख दिए हमने, मूलधन गुना दर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ठीक है। यहाँ से साधारण ब्याज निकल के आ जा रहा है दोस्तों जो उसने पूछा है। तो इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से कट जाए 9 बार, अब 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, तो 39, तो 355 गुना 39/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 39 गुना करेंगे दोस्तों, इसमें तो आ जाएगा, अलग करके देख लेते हैं, 355 की जब 39 में करेंगे तो आ जाएगा 9 पंजे 45 5, 4 9 पंजे 45 और 4 4 9 3 27 और 4 31 गुना 3 पंजे 55 हर 3 दिन 10, 5 9 5 14 6 7 8 3 13, ठीक है। ये आ गया दोस्तों 13 8 4 5/2। अब इसे 2 से काटे, 2 छिटके 12, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 6,922.5 इस जो साधारण ब्याज हो जाएगा। कितना दोस्तों, 6,922.5, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा है, थोड़े अच्छे लेवल का सवाल था दोस्तों ये वाला, और एक जो पीछे हमने देखा था ये वाला भी थोड़ा अच्छा था दोस्तों, और एक क्वेश्चन और देखा था हमने वो वाला अच्छे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है कि ए ने 54,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, बी और सी को क्रम से 4 और 6 महीने के बाद इस व्यवसाय में शामिल किया। वर्ष के अंत में लाभ को 1:4:5 के अनुपात में विभाजित किया गया। बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी के बीच अनुपात अंतर क्या है। तो दोस्तों एक ए, बी और सी 3 जने हैं, ठीक है, जिनमें से दोस्तों इनकी पूंजी नहीं पता, हमें बस एक ही पता है, तो हम इनकी पूंजी मान लेते हैं, इसकी पूंजी एक्स है, इसकी पूंजी वाई और इसकी पूंजी जेड, ठीक है। तो इसने व्यवसाय शुरू किया है और साल के अंत में उनको लाभ मिल रहा है, यानी कि इसने तो 12 महीने के लिए पैसे लगाए, कितने 12 महीने के लिए, ये 4 महीने बाद आया है, यानी कि 8 महीने के पैसे लगाए इसने, और ये 6 महीने के बाद आया है, तो यानी कि 6 महीने इसने लगाए, ठीक है। और इनके जो लाभ का अनुपात है वो दिया है दोस्तों, लाभ का अनुपात दिया है 8 4 और 5, तो यानी कि ए की जो लाभ है, ए का लाभ आ जाएगा 8 बराबर 12x, ठीक है दोस्तों। भाई ए का लाभ बराबर पूंजी गुना समय होता है सूत्र, तो लाभ ये हो रहा है पूंजी की गुना यामित अवधि, तो ये आ जाएगा 12x, ठीक है। यहाँ पे ये निकल क्या जाएगा, ये तो आ रही ए की वैल्यू कितनी 12x, बी की निकालने के लिए बी के लिए करेंगे तो लाभ कितने का है दोस्तों 4 का बराबर 8 भाई पूंजी गुना समय अवधि, तो लाभ का अनुपात आ रहा है, तो आ जाएगा यहाँ से बाई की वैल्यू आ जाएगी बाई बराबर 4/8, यानी 4 × 4 4 दूनी 8, बाई की जो वैल्यू आ रही है 8/2 आ रही, ठीक है। और सी के लिए क्या है कि सी ने 5 का लाभ कमाया है 6z, 5 बराबर 6z, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा z बराबर
5/6। तो दोस्तों इसका जो अनुपात आया है इस पूंजी का 12x, ए बी और सी की जो लाभ का अनुपात आया है इसका आया है 12x, इसका आया है दोस्तों 8/2 अनुपात, इसका आया है 5/6। ठीक है, तो दोस्तों जब ऐसा अनुपात आता है तो हम इसे सादा अनुपात बनाने के लिए क्या करते हैं, इस सारे में दोस्तों 12 से गुना कर देंगे। कितने से, ठीक है दोस्तों यहाँ से जो ये हमने 12x डाल दिया, यहाँ से x की वैल्यू जाएगी वो 8/12 आएगी, तो ये 12 इधर पहुँच जाएगा तो 8/12 x की वैल्यू जो हो जाएगी 8/12 हो जाएगी। यहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो गई तो यहाँ पर जाए 8/12। दोस्तों आज ये पता नहीं क्या हुआ है, मॉक टेस्ट में मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि सही सवाल मुझसे 5-6 सवाल गलत हुए हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपने शुरू में बताया। ऐसे ही आज यहाँ पे भी पता नहीं क्या हुआ है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ जब 12 इधर पहुँच जाएगा तो 8/12, तो एक बार इसे सही से लिख लेते हैं। a की वैल्यू आ रही 8/12, b की वैल्यू आ रही 8/2 और z की वैल्यू आ रही c की वैल्यू आ रही 5/6। तो जब दोस्तों ये ऐसे अनुपात होता है तो इस सादा अनुपात बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम नीचे का एलसीएम लेते हैं उसकी गुना कर देते हैं। तो इसका एलसीएम जितना है दोस्तों 12, तो यहाँ पे इसमें 12 की गुना कर दो पूरे में, इसमें 12 की, यहाँ पे 12 गुना और यहाँ पे, तो यहाँ से दोस्तों 12 से 12 कट जाएगा तो ए की वैल्यू आ रही 8 अनुपात, 2 से 6 बार कट जाएगा तो बी की वैल्यू आ रही 6 और 6 से 2 बार कटेगा यानी 5 2 10, सी की वैल्यू आ रही 10। ठीक है, यानी कि उन्होंने इतनी इतनी पूंजी लगाई है। अब उसने कहा है कि ए ने तो 54,000 पूंजी लगाई है, यानी कि ए की वैल्यू जो है वो 54,000 है। ए की वैल्यू कितने 54,000 उसने कहा है ना शुरू में, ए ने 54,000 की पूंजी लगाई, हमारे हिसाब से उसने ए पूंजी लगाई है, उसने बोला है 54,000, तो ए की वैल्यू 54,000 होगी। और उसने पूछा बी और सी द्वारा निवेश की पूंजी के बीच अंतर, तो इनके बीच अंतर कितना है दोस्तों, बी ने 6 पूंजी लगाई, इसने लगाई 10, तो इनका अंतर कितना 4 का, तो यानी 4 की वैल्यू पूछे तो इसमें 4 की गुना कर देंगे। ठीक है, इसमें गुना कर देंगे 4 की, अब 4 जीरो 1 0 2 3 4 4 16 6 हासिल 4 5 20 और 21, यानी 2,16,000 रुपये का इन दोनों का अंतर आ जाएगा। इनकी जो पूंजी का अंतर है 2,16,000 रुपये है। ठीक है, इस ट्रांसफर ही सही होता है दोस्तों, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हुआ था, बाकी सवाल आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वो थोड़ा बस हो ही रहा है, ऐसे पूछो मत। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है जी, एक पाइप ए 6 घंटे में टैंक का 50% बाहर बह सकता है। दोस्तों मान लो कोई पाइप है, वो 6 घंटे में किसी टंकी का आधा ही बाहर बह पाता है, तो पूरा कितने बह लेगा 12 घंटे में। भाई जब किसी सोच के देखो, कोई टंकी है 6 घंटे में तो उसे आधी भरता है, तो पूरी भर देगा 12 घंटे में। तो यानी कि ए किसी टैंक को 12 घंटे में भर देता है और बी उसी टैंक को 18 घंटे में, बी भरता है 18 घंटे में। दोस्तों इसमें यही सोचने वाली बात थी, बाकी सवाल बहुत आसान है। अब उसने बोला यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक कितने मिनट में भर जाएगा। तो इनका एलसीएम हमारे 36, 12 3 36, 18 दूनी 36, 3 2 5, यानी टोटल काम है 36। 8 दिन में बस काम करते हैं 5, तो 5 से काटेंगे, 5 7 35, 8/5। क्योंकि दोस्तों उसने मिनट में पूछा है तो यहाँ पे 60 की गुना कर देंगे तो 20 से 12, यानी 7 घंटा 12 मिनट, 7 घंटा 12 मिनट में वो टैंक भर जाएगा। लेकिन उसने मिनट में पूछा है, 7 घंटा 12 मिनट में वो टैंक भर जाएगा, लेकिन उसने पूछा है कि टैंक कितने मिनट में भर जाएगा। तो मिनट भाई 6 घंटे में कितनी मिनट हो गई, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 6 घंटे में 420 मिनट हो गई, 7 6 42, 420 मिनट प्लस ये 12 मिनट, तो कितनी हो रही टोटल 432 मिनट, यानी टोटल 432 मिनट में वो टैंक भर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इसमें देख लें, ये 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 962 के मूल्य पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 30% लाभ पर, यानी 100 की चीज़ को 130 में, और दूसरी वस्तु को 26% की हानि पर, यानी 100 की चीज़ को 26% की हानि यानी 74 में बेचा जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ से सबसे पहले काट पीटन 0 से 0, 2 से काटें 2 से 50 बार और 2 से 37 बार। क्योंकि दोस्तों उसने कहा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 962 में बेचा जाता है, यानी दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है। लेकिन यहाँ पे समान नहीं है क्योंकि यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 37। तो हमें इसको विक्रय मूल्य समान करने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसमें तो कर देंगे 37 गुना, इसमें कर देंगे 13 गुना। ठीक है, क्योंकि ये अनुपात में है और हमने इधर 37 गुना कर दिया तो इधर भी 37 गुना, और यहाँ पे 13 जी तो इधर भी 13 जी। ठीक है, तो अब उसने पूछा है विक्रेता को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो सबसे पहले अब इसमें क्या करेंगे, उसने विक्रय मूल्य कितने दिया 962, हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है 13 गुना 37, 13 गुना 37। ठीक है, अब यहाँ से हमें दोस्तों इन दोनों के क्रय मूल्य निकालना है कि हमने इसे कितने में खरीदा। तो इसका क्रय मूल्य कितना आ जाए 37 गुना जब 10 में करेंगे 370। ठीक है, पहली वाली का क्रय मूल्य तो आ गया इतना, अब दूसरे क्रय मूल्य निकालेंगे तो 962 बचे 13 गुना 37 गुना दूसरे कितनी है, जब 13 गुना 50 में डालेंगे आ जाए 13 पंजे 65 यानी कि 650। ठीक है, तो यहाँ से पहली का क्रय मूल्य आ जाएगा, यहाँ से दूसरी का क्रय मूल्य। अब सबसे पहले 37 से कटेगा 10 बार, और 13 से कटेगा 13 पंजे 13 सत्ते 91 13 चौक 52, यानी पहली जो क्रय मूल्य था वो 740 है, दूसरी का 13 पंजे 50 बार, और 37 से कटेगा दोस्तों, भाग दे देते हैं 37 से, 37 दिया नहीं 2 बार जाएगा दोस्तों, 37 दूनी 74, 2 बच गए, यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे 5 6 बार, तो दोस्तों 26 बार कट जाएगा। ठीक है, 37 से कटेगा 26 बार, और जब 26 गुना इसमें करेंगे तो इसका मूल्य आ जाएगा 5 6 0 5 2 10 13, यानी पहली वस्तु तो उसने 740 में, मतलब पहली जो वस्तु थी उसे 740 थी और दूसरी थी 1300, यानी पहली का क्रय मूल्य 740, दूसरी का क्रय मूल्य 1300। तो टोटल उसने सामान जो था वो उससे कितने का था दोस्तों, इसे जोड़ लेंगे। टोटल सामान था 0 4 7 3 10 चीज़ें, यानी टोटल जो माल था उसका 2040 रुपये का था दोस्तों। उसने बेच कितने तक दिया भाई, पहली 962 में, पहली 962 में और दूसरी भी 962 में, तो टोटल 4 12 18 19, टोटल दोस्तों उसने 2040 की चीज़ 924 में बेच दी, तो उससे हानि हुई। अब ये कितने की हानि हुई ये निकाल लो, इससे हुई हानि 10 में 6 116 की हानि हुई दोस्तों, कितने में 2040 पर। तो परसेंटेज निकालने गुना 100, ये 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों, 2 से 102 बार, 2 पंजे 10 और 2 थे 16। ठीक है, फिर 2 से कटे 2 दूनी 4 और 2 निम 18, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, यानी कि 290/51। अब दोस्तों आप इसमें सबसे पहले देखेंगे जब एलसीएस कैलकुलेशन हो तो आप सबसे पहले ऑप्शन देखा करो। जैसे सबसे पहले तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, आप देखो इसमें हमें कितना क्या हुआ है, हानि हुई है, जबकि सी ऑप्शन और डी ऑप्शन लाभ के, तो ये तो अपने आप कट जाएंगे। अब देखो ए और बी ऑप्शन, इसमें देखो हानि हुई है दोनों में, लेकिन आपको इस दिख रहा है कि यहाँ से ये पॉइंटों में जाएगा, जब हम इसका भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, पूरा पूरा नहीं कटने वाला। जबकि उसने दूसरा ऑप्शन पूरा दे दिया कि 6 बार कट जाएगा, तो ये इससे 6 बार नहीं कटेगा, यानी कि इसका ऑप्शन ये नहीं होने वाला, तो इसका ऑप्शन हम ए लगा देंगे, जिस जो सवाल सही हो जाएगा, मतलब बहुत कम समय में ये सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हमको थोड़ी अप्रोच लगानी होगी। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें है जी 18,000 की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में ऋण दिया जाता है, तीसरे चौथे वर्षीय चक्रवृद्धि ब्याज क्या अंतर है। तो दोस्तों ये सवाल भी कॉन्सेप्ट का है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस सवाल को कर लेंगे, वरना ये सवाल कभी नहीं होगा दोस्तों। ये ऐसा सवाल है अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये सवाल कभी नहीं होगा। जैसे ही 18,000 की राशि है, 10% वार्षिक ब्याज है, तो पहले वर्ष तो हो जाएगा 110/100, दूसरे वर्ष भी 110/100। अब उसने रहा तीसरे और चौथे के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर पूछा है ना, तो यानी कि 1/10 गुना 1/10, तीसरे और चौथे वर्ष के लिए हम इसे ऐसे लिख देते हैं। अब ये कैसे लिखा है ना, तो ये लिखा है 10/10% है, तो परसेंटेज नीचे आ जाएगा 1/10,
तो यहाँ से आ जाएगा 8/10। तो तीसरे और चौथे बस में 8/10 की गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, इससे ये 2 जीरो, ठीक है। 11 में 821, 18 गुना 821/10। तो जब 18 गुना इसमें डालेंगे, 18 18 8, 18 36 37 से 7, 3 हाथ से 18 21/10, यानी कि 217.8। इससे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पहले बार से 110/100 लिख दिया, दूसरे बार से 100/100, अब अब उसने तीसरे चौथे का अंतर। तो तीसरे और चौथे में आप वही संख्या लिख दो जो उसने दिया, उसकी भिन्न बना दो। जो 10 दिया उसने, जैसे 10% दी थी, इसकी ही भिन्न बना कर लिख दो दोस्तों, ठीक है। और फिर सॉल्व कर दो, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को कमेंट जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में या कोई भी आपके पास ग्रुप है तो आपस में शेयर जरूर किया करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।